हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैम थर्ड का जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या कर रहे हो मैम, पहले ही हार्ड बोल दिया? गाइस हार्ड तो है, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज मैथ्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास 12th में मैथ्स होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं होगा। ठीक है, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चिंता मत करना, मैं सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताऊंगी ताकि जिनके पास मैथ्स था 12th में उनका रिविजन हो जाए और जिनके पास नहीं था उन्हें प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमारा यूनिट का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, हमने पहले ये समझना है कि ये मैट्रिसेस होती क्या है। तो देखो, डेफिनेशन देखो तो मैट्रिसेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एम एन एन ऑर्डर का। ठीक है, एम एन एन नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर एम क्या होता है, एम होता है हॉरिजेंटल रोज, मतलब एम रिप्रेजेंट करता है रो को। ठीक है, और एन रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉलम को। इतना दिमाग पे जोर मत डालो, थोड़ा भी सुन लो, स्टार्टिंग है, थोड़ा लगेगा बट 1-2 मिनट के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, और वो हमारा इनक्लोज होता है ब्रैकेट्स के अंदर। आप देख सकते हो कि जो जनरल फॉर्म होती है ना मैट्रिसेस की, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे A11 लिखा है तो इसके अंदर ये जो पहला 1 है ये हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा 1 है ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप एक स्पेसिफिकली मैट्रिक्स देखो तो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये नंबर्स डाले जाते हैं, इन नंबर्स को कहा जाता है एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। इस चीज़ को याद रखना, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड यू मस्ट नो दिस। ठीक है, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स या एंट्रीज। ठीक है, अब मैट्रिसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होता है उसका ऑर्डर। अब मैम ये ऑर्डर क्या होता है? मैंने अभी कहा कि मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम एंड एन ऑर्डर का। ठीक है, अब ये जो एम एन एन है ना यही ऑर्डर है। इसमें एम क्या बताया मैंने, रो होता है, और एन क्या बताया मैंने, कॉलम होता है। अब अगर ये हमारी एक मैट्रिसेस दी हुई है तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 एंड 2, तो हमारा एम हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो हमारे कॉलम कितने हो जाएंगे, एन हो जाएगा हमारा 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 3, ये हमारा ऑर्डर होता है। अब अगर मैं इस मैट्रिसेस को मैं बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लिखना चाहूँ, डिटेल में नहीं, जिस तरीके से एग्जाम में लिखना होता है, तो दैट इज ऐसे मैट्रिसेस लिख के आपको यहाँ लिखना है 2 इंटू 3। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना होगा मैट्रिसेस का। अब पहले एक बार वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को देखो और खुद से इसका आंसर फाइंड करो। ठीक है, जब हो जाए तो फिर दोबारा शुरू करना और देखना क्या आप इनका ऑर्डर डिटरमाइन कर पा रहे हो। तो सबसे पहले ए मैट्रिसेस है, ए मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? देखो रो कितनी है, 1 एंड 2, तो 2 इंटू कॉलम कितना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब बी मैट्रिसेस देखते हैं, रो कितनी है, 1 एंड 2। ठीक है, कॉलम कितना है, 1 एंड 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। अब सी मैट्रिसेस देखते हैं, यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 एंड 3, तो एम हो गया हमारा 3, और कॉलम कितना है, 1 एंड 2, तो एन हो जाएगा हमारा 2, तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। आई होप आपको ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस में यही होता है, क्योंकि आगे चल के जब आप मल्टीप्लाई एडिशन करोगे तो ऑर्डर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम कब कहेंगे कि दीज आर द इक्वल मैट्रिसेस? तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आपको ऑर्डर तो क्लियर है, तो आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर सेम से मेरा क्या मतलब है। दूसरा कि उनके एलिमेंट्स या एंट्री सेम होनी चाहिए। अब मेरे को पता था, रील देख रहे होंगे, इधर उधर ध्यान होगा, पता ही नहीं होगा एंट्री क्या होगी, है ना, एलिमेंट का पता ही नहीं होगा। तो फिर से बता देती हूँ कि मान लो आपकी ये कोई मैट्रिसेस है 2 3 4 1 0 4। ठीक है, इसके अंदर ये जो 2 3 4 लिखे हैं ये आपके एलिमेंट्स या एंट्री कहलाते हैं। तो दो मैट्रिसेस इक्वालिटी मैट्रिसेस कब कहलाती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके अंदर की एंट्री सेम हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है दिस वन, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वालिटी मैट्रिसेस कहलाई जाएंगी? मैम दिख तो नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? देखो यहाँ पे क्या है, दैट इज 5 1 0 2 3 4। ठीक है,
अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो 2 + 3 5 आ जाएगा, यहाँ 1 0, देन 2 3 और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। दीज आर द इक्वालिटी मैट्रिसेस, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। बट क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। आप खुद ही देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो है तो 1:2 होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, 2:1 इसका ऑर्डर होगा, है ना। तो आई होप आपको ये सेकेंड टॉपिक समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये इसलिए है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आपका बिजनेस मैथ्स में आता है और उसमें पूछा जा सकता है कि डिफाइन द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। उसमें कोई सा भी टाइप पूछ लेंगे, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, कोई सा भी। तो चलिए सबसे पहला टाइप देखते हैं, दैट इज रॉ मैट्रिसेस। रॉ मैट्रिसेस क्या होती है? रॉ मैट्रिसेस एक ऐसी मैट्रिसेस है जिसमें सिर्फ एक रो होती है और कुछ नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल आप इस मैट्रिक्स को देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रो कितनी है, सिर्फ एक ही है। भले कॉलम यहाँ कितने हैं, 4 कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर क्या है, 1:4 का ऑर्डर है, लेकिन रो तो एक ही है, कॉलम भले ही 4 है, तो दिस इज अ रॉ मैट्रिसेस। नेक्स्ट मैट्रिसेस हमारी आती है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस में क्या होगा, कॉलम एक होगा, रो भले ही कितनी हो। यहाँ पे क्या है, आप देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3:1। यहाँ पे कॉलम कितना है, सिर्फ एक है, ठीक है, एक है, लेकिन रो कितनी है, 3 है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। देन आ जाता है जीरो या नल मैट्रिसेस। जीरो या नल मैट्रिसेस में ऐसा होता है कि उसकी सारी एंट्री जीरो होती हैं, दैट इज जीरो एंड नल मैट्रिसेस। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ सारी एंट्री जीरो हैं, तो दैट इज जीरो या फिर नल मैट्रिसेस। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ये स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है, इसको आपको ध्यान से समझना है क्योंकि बाकी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्क्वायर मैट्रिसेस पे डिपेंड करता है। देखो स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती है जहाँ पे m इज इक्वल्स टू n हो। अब इसका मतलब क्या है, मतलब नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिसेस। फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो भी 3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3:3, ठीक है। इसको आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू n होना चाहिए, दैट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। एक चीज़ और इसमें बतानी है मुझे आपको, स्क्वायर मैट्रिसेस की ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट है लाइक -3 1 -1, यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट है 2 6, इनको कहा जाता है मेन डायगोनल एंट्रीज एलिमेंट या फिर मेन डायगोनल्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हमारी नेक्स्ट मैट्रिसेस है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होती है, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिसेस एक स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। हमेशा याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होती है। अब मैं ये इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि PYQ में ट्रू फॉल्स में ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं या नहीं होती। तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। वो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिसेस होती है जिसमें बाकी सारे एलिमेंट तो जीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं या फिर जो मेन डायगोनल होता है सिर्फ वो 1 होता है। इसीलिए मैंने अभी आपको पहले बताया कि मेन डायगोनल क्या होता है। मेन डायगोनल यहाँ पे 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर हम सीखेंगे कैसे हम मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है कि आप किसी भी दो मैट्रिसेस का, मान लो एक मैट्रिसेस है A, दूसरी है B, इन दोनों का एडिशन आप तभी कर सकते हो जब इनका ऑर्डर सेम हो। मतलब ये वाली मैट्रिसेस भी 3:2 की हो और ये वाली मैट्रिसेस भी 3:2 की हो। अगर B मैट्रिसेस आपकी 2:2 ऑर्डर की है और A मैट्रिसेस 3:2 ऑर्डर की है, तो आपको एग्जाम में लिख के आना है सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर नॉट सेम, इस वजह से हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एडिशन करते कैसे। अब यहाँ पे ये मैंने A मैट्रिसेस ले ली है और ये ले ली है B मैट्रिसेस। इनका ऑर्डर आप देख सकते हो कि ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर भी 2:3 है, ठीक है, इसका ऑर्डर भी 2:3। अब इनका करना है हमें एडिशन। मैट्रिसेस में जो एडिशन होता है वो एलिमेंट वाइज चलता है। मतलब अब यहाँ पे मुझे एडिशन करना है और ये वाली एंट्री मेरी क्या होगी, इसको मैं बोल सकती हूँ A11, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 1 पे है ये, है ना, कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है, ठीक है। इस वाले मैट्रिसेस का जो ये वाला एलिमेंट है इसको भी मैं बोल सकती हूँ A11 या फिर क्लैरिटी के लिए B11 बोलो, ठीक है। ये भी, इसका भी जो हमारा ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट रो पे एंड फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। तो इसका 1 1 हो गया, 1 1। इनको मैं ऐड करूंगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो 2 + 5 दैट इज 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर इसकी एडिशन इसके साथ होगी -3
प्लस 1, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सिमिलरली इनको ऐड करा जाएगा, देन 5 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन करेंगे 11 हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन करके हमें 5 मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि अब जब भी हम एडिशन करते हैं मैट्रिसेस का तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर। और दूसरी चीज़ क्या कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 0 में मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूँ, नहीं, दिस इज़ नॉट अ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने दो मैट्रिसेस ले ली हैं, इनका ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 3:2। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है, 3:2। जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी 3:2 ही रहेगा। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो भी आपका क्वेश्चन वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा ना, वही आपका आंसर वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, ये याद रखो। ठीक है, अब इसमें भी हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्शन करना होता है। लाइक 4 में से मैं 0 माइनस करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली मेरे को -1 में से माइनस करना होगा 2। ठीक है, तो -1 -2 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सिमिलरली मुझे 2 में से 5 माइनस करना होगा तो यहाँ पे मेरा -3 आएगा। 3 में से माइनस करूँगी मैं -2 तो 3 -2 ये मेरा ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 -6 यहाँ पे -1 आ जाएगा। -7 -1 तो यहाँ पे मेरा -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैं आप स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिस में वो समझाऊंगी। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है ए मैट्रिक्स हमारी ये दी हुई है। अब इसमें बोला है कि अगर ए ये है तो 4a क्या होगा, मतलब अगर हम एक नंबर का, एक स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो क्या आंसर आएगा। यहाँ हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, हम सिर्फ एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी की पूरी मैट्रिसेस से। तो देखो इसमें क्या करना होता है, आपका जो ए दिया हुआ है ना उसको लिखो 2 -3 -1 5 6 4। 4a है तो यहाँ हम इसे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे अंदर सारी एंट्रीज के साथ। मतलब 4 की मल्टीप्लाई हम 2 से भी करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई हम -3 से भी करेंगे, सारे एलिमेंट से करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 8 4 × -3 -12। ठीक है, 4 × -1 -4। ऐसे ही यहाँ पे 4 × 5 यहाँ पे 20 आ जाएगा। 4 × 6 हमारा 24 आ जाएगा और 4 × 4 हमारा 16 आ जाएगा। तो ये तो हो गई सिंपल मैट्रिसेस। अगर कोई भी स्केलर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिसेस से, 4 हो 5 हो 56 हो कुछ भी नंबर हो। अब देखते हैं कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा, मान लो मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। देखो, दो मैट्रिसेस की जब भी आप मल्टीप्लाई करने जाते हो ना तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी होती है। क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। अब इसका मतलब क्या है मैम, देखो मान लो आपकी कोई एक मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर क्या है 3:2। ठीक है, इसमें ये उसकी रो हो गई, ये उसका कॉलम हो गया। तो आपका जो दूसरा मैट्रिसेस होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए 2:5 या कुछ भी। मतलब ये जो नंबर ऑफ कॉलम है ना ए मैट्रिसेस के, वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ द बी मैट्रिसेस। तभी आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ और, मान लो आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। तो ए मैट्रिसेस का यहाँ ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है 3:2। बी मैट्रिसेस का ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2:1 2 3 4 4। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो ये तो इक्वल हो गए। अब जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी आप अभी डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे, ये तो इक्वल हो गए, इन्हें छोड़ दो, जो बाकी का बचा वो आपका ऑर्डर होगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 3:4। मतलब 3 रो होंगी और 4 उसके कॉलम होंगे। तो इस तरीके से आप ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करने से पहले ना आप ये वाला जो सबसे स्टार्टिंग में हमने स्ट्रक्चर देखा था इसको ज़रा याद करो। ये स्ट्रक्चर देखा था ना हमने। ठीक है, अगर कोई भी एक मैट्रिसेस मैं यहाँ पे बना दूँ 3 4 5 7 6 1। ठीक है, ये 5 है। तो यहाँ पे अगर आप ये पहली वाली एंट्री देखो, ये
तो इसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, A11। अब ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, A ले लो, B ले लो, बट मेन चीज़ क्या है, ये चीज़, ये ऑर्डर। अगर ये वाली वैल्यू देखो तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, A12। क्यों, क्योंकि पहली रो है तो रो यहाँ पे आ गई, कॉलम कौन सा है, दूसरा, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। अगर इसको डिनोट करोगे तो क्या लिखोगे, 1A13। क्यों, क्योंकि पहली रो है और कॉलम कौन सा है, थर्ड है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे ना अभी मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अब इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। और अब ना जो भी बच्चे इधर उधर फ़ोन देखने हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर कहीं भी ध्यान है, हटा लो, वरना आपको कुछ नहीं समझ आएगा। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ये आसान नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, माइनर सब इस पर ही डिपेंड करने वाले हैं। तो सारा ध्यान हटा के इस पर लगा लो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझा के चलती हूँ। मैंने आपको बता दिया कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, कैसे, ये हमारा 3×2 ऑर्डर का है, ये 2×4 ऑर्डर का है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ, A11, A21, A31, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ, A12, A13, A14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज हमारी कैलकुलेशन होगी। मतलब सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे, देन हम A12 फाइंड करेंगे, A13, ऐसे भी आप कर सकते हो, चाहे आप A11 करके A21, A31 कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो। तो सबसे पहले हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं दैट इज A1। देखो A11 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्टार्टिंग वाली रो है इसकी मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो स्टार्टिंग वाला कॉलम है इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी इस रो से। कैसे, कैसे, करस्पॉन्डिंग की तरह। मतलब यहाँ पे मैं 1 की मल्टीप्लाई करूँगी -2 से, ठीक है, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, उसके बाद मैं -4 की मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। कैसे, देखो, 1 × -2 प्लस -4 × 2। अब मैं जब इसे कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ आंसर आएगा -10, और ये हमारा आंसर होगा A11 का। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना, जो फाइनल आंसर आएगा उसका एक एलिमेंट मुझे मिल गया है, क्या, -10, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है, तो हमारा A12, मतलब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री आएगी हम उसको जो है निकाल रहे हैं। मतलब फर्स्ट रो होगी, सेकंड कॉलम होगा, ओके। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसी कॉलम की मल्टीप्लाई करनी होगी इस सेकंड रो से, ठीक है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी इससे। कैसे, 1 × एक मिनट, आपको शायद वैल्यू ना दिखे, ठीक है, 1 × 4 प्लस -4 × 7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज -24। मतलब यहाँ पे मेरी ये जो सेकेंड एंट्री है वो भी मुझे मिल गई है -24, ओके। यहाँ पे ये 4 आनी है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है A13। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम से, इस पूरी रो से करनी होगी। मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस -4 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी, -4 की मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ -11। मतलब यहाँ पे मेरे को जो नेक्स्ट एंट्री है कॉलम वाइज, रो वाइज, वो मेरे को मिल गई है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरा आ जाएगा -11, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे A14, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई ये जो लास्ट वाला बचा है ना इससे करनी होगी। मतलब 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे प्लस -4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। हो सकता है कि आपको अभी ये समझने में दिक्कत आ रही हो, बट एक काम करना, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन मैं समझा रही हूँ ना, इसको एक बार दोबारा से देखना, 1.5x पे देख लेना, बट एक बार फिर से देख लेना। मैं समझती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हार्ड है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एट अ वन टाइम, बट आ जाएगा समझ, दिक्कत मत लो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -26। मतलब यहाँ पे मेरे को जो और नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ -26। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो यहाँ की जो एंट्री होगी ना वो उसका ऑर्डर क्या होगा, दैट इज़ 2 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो सेकंड वन है इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई नेक्स्ट को फाइंड करने के लिए इससे करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई फिर इन वैल्यू से करनी होगी और लास्ट में इन वैल्यू से करनी होगी। एक बार और मैं बता देती हूँ, और फिर जो लास्ट की एंट्रीज़ है उसका मैं सॉल्यूशन दे दूँगी, आप एक बार ही निकाल के चेक कर लेना।
अब A21 के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो नेक्स्ट वन रो है ना, इसकी मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट कॉलम से करनी होगी। देखो आप ना इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या लिखा है सेकंड रो है, तो मतलब आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या लिखा है फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम से करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A22 मतलब सेकंड रो की मल्टीप्लाई आपको सेकंड कॉलम से करनी है। सिंपल, आप इस तरीके से भी दिमाग लगा के कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ऐड कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ -4। एक चीज़ और, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपना कैलकुलेटर और अपना पेन लेके बैठो, बिकॉज आप साथ में कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे अभी आपको तो समझ आ जाएगा, बट बाद में जब आप करने बैठोगे तो शायद ना आए, बट एक साथ कर लोगे ना मेरे साथ एक क्वेश्चन भी, तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमें मिल गई है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो हमारा आंसर आया है दैट इज़ -4। ठीक है, अब हमें ये वाली एंट्री फाइंड करनी है। अब इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है दैट इज़ 2। ठीक है, मतलब हमें सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करनी है। तो यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आंसर जो आ जाएगा हमारा दैट इज़ 41। ठीक है, हमें नेक्स्ट फाइंड करना है ये वाली वैल्यू। ये क्या है, ये हमारे इसकी ऑर्डर क्या होगा 2 × 3 है ना। तो अब हम यही देखेंगे, यही चेक करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। तो हम सेकेंड रो की मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड कॉलम से। सेकेंड रो 5 × ये वाला कॉलम 1 + 3 × यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 14। तो हमारा बचता है A24। ठीक है, तो अब फिर से हम सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम से। तो 5 × 6 + 3 × 8, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 54। ओके, अब ये जो लास्ट वाला बचा है, मतलब अब क्या हो जाएगा, थर्ड रो है ना, तो अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना, A31 A32 A33 A34 ये निकालना होगा। तो मतलब आपको थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी होगी ये निकालने के लिए, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करनी होगी ये निकालने के लिए, और थर्ड रो की मल्टीप्लाई आपको इस कॉलम से थर्ड कॉलम से करनी होगी, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई आपको फोर्थ कॉलम से करनी होगी। मैं आपको फाइनल आंसर जो आएगा ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ, आप इसे सॉल्व करके बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका सेम आंसर आ रहा है या नहीं। सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको अपनी जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, स्पेशली ये जो मल्टीप्लिकेशन है, कि एक बार में नहीं आता है। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, मैं मानती हूँ, ठीक है, बट फिर भी आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखने हैं एटलीस्ट, ठीक है, और बताना कमेंट सेक्शन में कि किए हैं या नहीं। 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड बाकी सारी चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप वहाँ लिख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। सो थैंक यू।